गुड मॉर्निंग दोस्तों, मित्रों। मैं आपके समक्ष फिर से आगे का टॉपिक लेकर के आया हूं। पिछली कक्षाओं में मैंने इकोलॉजी के ढेर सारे क्लासेस ले चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं अब आपको फूड चेन और फूड वेब के बारे में बताऊंगा, उनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा और इनके टाइप्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ट्रैफिक लेवल क्या होता है इनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि फूड चेन इज नॉट द रियल चेन इन द इकोसिस्टम, बट फूड वेव इज द रियल। इट मीन्स कि जो फूड चेन होता है यह जैसा आप पढ़ेंगे वैसा आपको कहीं इकोसिस्टम में देखने को आइडियली नॉर्मली नहीं मिलता है। आपको हमेशा फूड वेव देखने को मिलता है। फूड वेव इज द एक्चुअल रियल wave which is found in our different ecosystems। तो दोस्तों, अगर पहले हम फूड चेन से शुरुआत करें तो फूड चेन क्या देख रहे हैं कि फूड चेन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब जहां पे ग्रेजिंग किया जाता है, ग्रेजिंग एक्टिविटी। पैरासिटिक, पैरासाइट्स के बारे में जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया भी है। डेट्रिटस आपके लिए एक नया है इस क्लास में। तो डेट्रिटस फूड चेन, तो इस तरह तीन भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो भाई, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिज्म, और ये पढ़ने से पहले हमको ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ना होगा। जैसे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, अगर इसको हम बता देंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा चीजों को समझना। तो देखिए भाई, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो ट्रॉफिक लेवल इज द स्टेप और डिवीजन ऑफ फूड चेन विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स by the method of obtaining its food. It means the transfer of energy level to each different communities of the ecosystem. You can see here कि मैंने लिखा है प्रोड्यूसर्स जैसे कि आप जान रहे हैं, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स जैसे कि जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ के बारे में मैंने बताया था प्लस पिछले क्लासेस में। तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो इनको हम ट्रॉफिक लेवल क्या मान सकते हैं, T1 मान सकते हैं। हर्बीवोर्स है, मतलब कि घास खाने वाले, ठीक है, देखो T2 मान सकते हैं, T3 मान सकते हैं, T4 मान सकते हैं, और इस तरह हम T5 मान सकते हैं। तो ये क्या है भाई, T1 T2 T3 T4 T5, ये एक ट्रैफिक लेवल है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है भाई, तो आप देखिए भाई, जो भी ये ट्रैफिक लेवल होंगे, ये ट्रैफिक लेवल मैक्सिमली इट कैन बी रीच एट द लेवल ऑफ T5। T5 से ऊपर ये ट्रैफिक लेवल नहीं जाता है, ये केवल T5 तक रहता है, उसके आगे ये संभव नहीं है। नॉर्मली अगर देखें इकोसिस्टम में तो 3 से 4 विभिन्न ट्रैफिक लेवल पाए जाते हैं। दोस्तों, कोई भी ट्रैफिक लेवल हो, उसके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डाई होते हैं, उनका एक एज होता है, उसके बाद से उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे डिकम्पोजर मैंने पढ़ाया है पिछली क्लासेस में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो डिकम्पोजर ये कहां जाएंगे भाई, तो डिकम्पोजर्स के पास चले जाएंगे। T2 भी डिकम्पोजर्स के पास चला जाएगा, ये भी डिकम्पोजर्स के पास, ये भी डिकम्पोजर्स के पास। ठीक है भाई, तो ये क्या दिखा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स के पास चले जाते हैं डेड होने के बाद। तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसको भी हम एक ट्रैफिक लेवल मान सकते हैं T6, लेकिन अधिकांश साइंटिस्ट जो वेल बिलीवेबल है कि इसको हम कोई ट्रैफिक लेवल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं भाई कि मैंने बताया कि मैक्सिमम ये 3 से 4 तक ट्रैफिक लेवल जाते हैं, T3 टू T4, लेकिन में आप देख रहे हैं T5 एक्सेप्शनली होता है और इसके आगे नहीं जाते हैं, इसलिए कि ये टॉप लेवल का है। यहाँ पे कौन बिलोंग करता है, जो सबसे ऊपर का ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे जंगल का राजा शेर या ईगल। तो हम इसको अगर ये सपोज इसको ग्रेजिंग फूड चेन ही मान लें, तो प्रोड्यूसर्स क्या है भाई, प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स। हर्बीवोर्स क्या हो सकते हैं भाई, जैसे ग्रासहोपर। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या मान सकते हैं भाई, ग्रासहोपर्स को कौन खाता है, तो फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाता है, तो स्नैक्स, और स्नैक को ईगल। तो देखिए भाई, ये क्या देख रहे हैं आप कि ये जो फूड चेन है
आप क्या देख सकते हैं, ये किस तरह का फूड चेन है, तो ग्रेजिंग फूड चेन है। इसमें मैंने बताया कि T1 से T5 तक ही क्या संभव है, ट्रॉफिक लेवल संभव है। तो उसके बाद क्यों नहीं संभव है, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए भाई, आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है ये खुद से भोजन बनाता है। मैंने बताया है कि ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन कहां से शुरू होता है, तो इसका मेन सोर्स है सनलाइट। क्या है मेन सोर्स भाई, आप याद रखिएगा इन चीजों को। मेन सोर्स सनलाइट है। सनलाइट आती है, कहां जाती है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के पास कितना जाती है, 1% to 3%, समटाइम्स समवेयर रिटेन 4%, बट डोंट वरी। तो कहां तक भाई, 3% तक कहां फिक्स होता है, जो सन से एनर्जी आती है, ये प्रोड्यूसर से फिक्स होते हैं, ये प्लांट्स में फिक्स होते हैं। कहां फिक्स होते हैं दोस्तों, प्लांट्स में। अब इस प्लांट्स पे ग्रासहोपर बैठता है, ग्रासहोपर्स, और ग्रासहोपर्स को फ्रॉक्स खाते हैं, फ्रॉक्स को स्नेक, स्नेक को ईगल। यानी कि इनका एनर्जी सोर्स की बात करें तो सनलाइट है और यहां प्रोड्यूसर्स है। तो यहां जो आपको संरचनात्मक डिफरेंसेस दिखेंगे, ये कैसे दिखेंगे भाई, सिंपलेस्ट टाइप के, यहां कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी कम है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जटिल संरचनाएं बने जो आगे वाले इसको डाइजेस्ट ना कर पाए। तो भाई इनको क्या करेंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे और मैक्सिमम उनका एसिमिलेशन करेंगे बॉडी में और इनको इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हर्बीवोर्स में यह फूड आता है, तो हर्बीवोर्स की संरचना देखते होंगे कि धीरे से, अब आपसे खुद हम पूछ लें कि घास पचाना आसान है या अनाज पचाना आसान है या फ्लैश पचाना आसान है, तो भाई इसको पचाना आसान है क्योंकि ये सिंपलेस्ट मटेरियल है, जस्ट टू बी प्रोड्यूस्ड है, और ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम से इवॉल्व होते हुए आए हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन के कारण ये बहुत ही ये हो गए हैं, जटिल हो गए हैं। इसके बाद से आगे बढ़े प्राइमरी कार्निवोर्स। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जटिलता बढ़ती जाएगी, और जब जटिलता बढ़ती जाएगी तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रिड्यूस होता जाएगा। यानी कि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ लिंडमैन लॉ। लिंडमैन लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ओनली ट्रांसफर 10%। तो सपोज यहां पे 100% एनर्जी है तो 10% ट्रांसफर होगा। इसको कितना मिलेगा भाई, इसको मिलेगा 10। इसको कितना मिलेगा, तो 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% 1 होगा। इसको मिलेगा बेचारा को 1% एनर्जी, व्हाटएवर एनर्जी रहेगी। इसको कितना मिलेगा भाई, तो 0.1% मिलेगा। और इसको कितना मिलेगा, तो 0.001%। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट इज कंटिन्यूअसली रिड्यूस। ये लगातार घटता गया और अंत में बहुत कम मात्रा बचा। यानी कि बाकी एनर्जी गई कहां भाई, 100% एनर्जी चली थी यहां से, तो बाकी एनर्जी बॉडी हीट को मेंटेन करने में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ में, वो मेटाबॉलिज्म में लॉस हो जाती है। और लास्ट में एक एनर्जी इतनी कम बचती है हायर एनिमल्स में कि दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सस्टेन विद एज लो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट सफिशिएंट टू लाइव द अनदर ट्रॉफिक लेवल। दैट्स व्हाई द रीजन टू चेक the trophic level at this state maximally. Have you got the point, my dear students? तो देखिए भाई, यह एक बेसिक लॉ था जिसके कारण मैंने आपको समझाया कि कैसे ट्रॉफिक लेवल इसके आगे नहीं जा सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ग्रेजिंग फूड सिस्टम यहाँ पे बता दिया है। दिस इज द ग्रेजिंग फूड चेन, ओके। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स धीरे धीरे कंज्यूम होकर करके, यानी कि द ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे प्लांट्स को क्या हो गया, कंज्यूम्ड बाय हर्बिवोर्स एंड आफ्टर दैट कंज्यूम्ड बाय द कार्निवोर्स एंड आफ्टर दैट कंज्यूम्ड बाय द T5, ओके। तो दोस्तों इस प्रकार एक बेसिक डिफरेंस है कि ग्रेजिंग फूड चेन में इस सनलाइट का मदद लिया जाता है, यानी कि सनलाइट ओनली द एनर्जी transfer to the whole ecosystem which enough
टू सस्टेन लाइफ ओवर द अर्थ। तो ये आपका ग्रेजिंग फूड चेन में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है भाई। तो बहुत ही देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको फूड चेन डिस्कस कर दिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं पैरासिटिक की तरफ। तो पैरासिटिज्म क्या होता है? तो पैरासिटिज्म आप जानते हैं कि जैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिजम्स होस्ट के रूप में रहता है और उससे एनर्जी लेता रहता है और उसके शरीर के ऊपर वो जिंदा रहता है। तो ऐसे केसेस में वो पैरासिटिज्म या पैरासिटिक फूड चेन कहलाता है। तो ये चेन कहाँ से शुरू होगा भाई? तो ये चेन भी कहीं ना कहीं ग्रीन प्लांट से ही शुरू होगा, जिसमें एक सपोज कोई बड़ा सा पेड़ हो जो प्रोड्यूसर कहलाएगा, और इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या होंगे भाई? तो बर्ड्स होंगी। बर्ड्स किस फॉर्म में रहेंगी? तो घोस्ट के फॉर्म में इनके ऊपर रहती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर कौन रहेगा भाई? इन बर्ड्स के ऊपर छोटे छोटे लाइस एंड बग्स रहेंगे, ठीक है। जैसे आप जो नॉर्मली जानते होंगे कि जैसे हम लोग भी हैं, तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? पैरासिटिक एनिमल रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट रहते हैं, जैसे कि जू आपके बाल में रहती है, ठीक उसी तरह स्कैरिस इंडो पैरासिटिक है। तो ठीक है, उसी तरह यहाँ भी पैरासिटिज्म है, ठीक वैसे ही ग्रासेज है। सपोज अगर ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रास का होस्ट कौन होगा भाई? तो सपोज मान लेते हैं शिप होगी। कौन होगी भाई? शिप देखा होगा आपने, ठीक है। और इस अगर शिप की बात करें, भेड़ की बात करें, तो भेड़ के ऊपर क्या है भाई? तो लिवर फ्लूइड वर्म के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर दूसरे वर्म जिनको लिवर फ्लूइड वर्म कहते हैं, ये उनके ऊपर रहते हैं। तो इस प्रकार भाई आपका पैरासिटिक जो पैरासिटिज्म है ये पूरा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डेट्रिटस की। तो भाई जो आपका डेट्रिटस फूड चेन है वो कैसे अलग है? तो जो डेट्रिटस फूड चेन है भाई वो आपके इन दोनों फूड चेन से अलग है। तो कैसे अलग है भाई? तो आपका जो डेट्रिटस फूड चेन होता है उसमें डायरेक्टली सन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, यानी कि विदाउट नीड ऑफ एनी सनलाइट डायरेक्टली द डेट्रिटस फूड चेन वर्क परफॉर्म, ठीक है दोस्तों। कैसे ऐसा हो सकता है? तो आपने सुना होगा, मैं एग्जांपल के जैसे समझाऊंगा। डेट्रिटस मतलब सड़े गले चीजों पर उगने वाले जीव, ठीक है। ऐसे डेट्रिटस फूड चेन में आएंगे, तो वहां पे किस तरह का फूड चेन परफॉर्म होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको दो एग्जांपल देंगे। जैसे कि आप एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हैं, तो पहली चीज है कि आपने कभी सीवेज ट्रीटमेंट देखा होगा। इसमें गली मोहल्लों से निकले हुए नाले का पानी जाता है और फिर उस सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। तो उस सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोसेस में डायरेक्टली सनलाइट का कोई उपयोग है क्या? तो वैसा फूड चेन यानी वहां पे भी क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव जंतु उगते हैं, छोटे छोटे मछलियां भी उगाई जाती हैं कभी कभार उनको खाने के लिए, ऑर्गेनिक्स को। और वैसे वैसे क्या होता है कि आपका क्या कंप्लीट होता है? एक वहां भी इकोसिस्टम फॉर्म होता है। तो वो डायरेक्टली इकोसिस्टम आपके वहां कोई प्लांट्स जनरेट नहीं होते हैं, वहां कोई एल्गा जनरेट इस तरह डायरेक्टली नहीं होते हैं। तो जो पहले से सड़े गले पदार्थ रहते हैं उनको खाकर अगर वहां पर कोई फूड चेन बनता है तो वैसे फूड चेन डेट्रिटस फूड चेन कहलाएंगे। लेकिन ये तो मैंने एग्जांपल बताया, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जो बड़ा ही दृष्टिगत है। पहला तो मैंने बता दिया क्या? तो सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट के दौरान। दूसरे की बात करें तो मैंग्रोव्स का नाम सुना होगा आपने। मैंग्रोव्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, तो ये इकोसिस्टम पाया कहा जाता है। तो आप दोस्तों सुंदरबन के बारे में जानते होंगे। सुंदरबन जो आपके भारत देश में ही है, ये बहुत बड़ा एक तरह का मैंग्रोव्स है, ठीक है। बहुत ही फेमस मैंग्रोव्स है जो कि इंडिया के तट पर पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो मैंग्रोव्स है भाई, यहाँ पे जो किनारे का एरिया है, सी के किनारे का, वहां पे ढेर सारे प्लांट्स उगते हैं और उन प्लांट्स की टेंडेंसी ये होती है। हालांकि मैं मैंग्रोव के कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं ये जानूं कि सीधे अपने टॉपिक पे रहते हूं। और आप जानते होंगे कि मैंग्रोव का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वहां की जो पत्तियां टूट के गिरती हैं वो कहाँ गिरती हैं? वो सीधा पानी में गिरती हैं। और वो पानी कौन सा होता है? साल्टी होता है। वो एरिया कौन सा कैसा होता है? तो मार्श का एरिया होता है। तो इनिशियली इस मैंग्रोव्स में आपको क्या मिलेंगे? तो उन पत्तियों को, यानी उनको लीफ लिटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर बात करें
कि वहां के सपोज वाटर में कहीं फाइटोप्लैंक्टन्स हों, चाहे सड़े गले पदार्थ हों इस तरह के, जो कि मैंग्रोव से गिरने वाली पत्तियां हों, वहां के लीव्स हों, ठीक है। तो उन लीव्स को कौन खाएंगे भाई? तो उन लीव्स को वहां पर उपस्थित क्रैब खाएंगे, एम्फीपोड्स होंगे ढेर सारे, ये खाएंगे उनको, एम्फीपोड्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, पोड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये इन लीफ लिटर्स को ये अपटेक करेंगे, ठीक है। इनके साथ साथ कई सारे इंसेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ मिनोज होंगी, ये क्या कर लेंगे? ये इनको अपटेक कर लेंगे। अब भाई इनको कौन अपटेक करेगा? तो स्मॉल कार्निवोर्स होंगे, यानी कि स्मॉल फिशेस होंगी, और इन स्मॉल फिशेस को खाने वाले लार्ज फिशेस होंगी। तो इस प्रकार क्या होगा? ये आपका जो डेट्रिटस फूड होगा, डेट्रिटस फूड चेन होगा, उसमें सनलाइट की डायरेक्टली कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज ये खास कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे जो भी सड़े गले पदार्थ नीचे गिरते हैं, लीव्स गिरती हैं, बहुत भारी संख्या में गिरती है, बहुत भारी। एक्चुअली क्या होता है, जंगल होता है मैंग्रोव समुद्र के तट पर, जहाँ पे भारी अमाउंट में क्या गिरते हैं, लीव्स लिटर गिरते हैं, और उन लीव्स लिटर पर ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका डेट्रिटस फूड चेन खत्म हो गया। अब हम आते हैं फूड वेब क्या होता है, इसके बारे में जान। देखिए दोस्तों, अभी मैंने फूड चेन के बारे में चर्चा कर दिया था, अब मैं फूड वेब के बारे में बात करूंगा कि फूड वेब क्या होता है। तो देखिए भाई, फूड चेन में क्या था, वेरी सिंपल था, ये आइडियल नहीं था, सर ये आइडियल था, लेकिन ये एक्चुअल होता है। फूड चेन, फूड वेब ही जो है वो चारों तरफ पाया जाता है। फूड वेब में मैंने बताया है कि द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यही चीज है, लेकिन यहाँ पे इंटरलॉकिंग या इंटरकनेक्टेड क्या होगा, पैटर्न होगा फूड चेन का। तो जब फूड चेन का इंटरकनेक्टेड या इंटरलॉक्ड अगर कंडीशंस हो तो उसको फूड वेब बोला जाता है। तो फूड वेब में क्या होगा भाई, तो फूड वेब तो भाई जैसा मैंने बताया कि रियल होता नहीं है, इसलिए बताया था कि जैसे कि अगर ग्रास है तो ग्रास को कौन खाएगा भाई, एक ही लोग खाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि फूड वेब में बताऊंगा तो यहाँ पे ग्रास को कौन खाएगा भाई, तो ग्रास ऊपर ही खाएगा। लेकिन ग्रास को केवल ग्रास ऊपर तो खाता नहीं है, इसके अलावा सपोज मानते हैं कि चूहे भी खाते हैं, रैबिट भी खाते हैं, ठीक है भाई। अगर रैबिट ये ग्रासोपर है तो ग्रासोपर को और कौन खा सकता है भाई, ग्रासोपर को अगर हम बात करें तो फ्रॉग्स खा सकते हैं, ठीक है। और फ्रॉग को मैंने सिंपली ये बताया था, तो फ्रॉग को हॉक खा लेते थे, चाहे ईगल खा लेते थे, ठीक है। तो अब आप देखिए खास चीज, अब ग्रासहोपर को डायरेक्टली कौन खा सकता है, हॉक भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, और फ्रॉग को भी कौन खा सकता है, हॉक खा सकता है, ठीक है। सपोज अगर समटाइम्स लिजार्ड भी खा लेते हैं इनको, तो लिजार्ड को भी कौन खा लेगा भाई, यही हॉक खा लेगा। तो आप देखिए क्या ये लीनियर है क्या, लेकिन फूड चेन तो कैसा है, लीनियर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलॉक्ड है, ठीक है। ये कोई सीधा नहीं आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब माउस है, यहाँ रैबिट है, तो रैबिट को कौन खाएगा भाई, रैबिट को भी डायरेक्टली कौन खा सकता है, हॉक खा सकता है, ठीक है। तो ये कैसा आपको दिख रहा है, ये उलझा हुआ चेन दिख रहा है। तो ऐसे ही उलझा हुआ चेन आपका फूड वेब होता है। फूड वेब इसीलिए रियल इकोसिस्टम होता है, इसलिए कि यहाँ डिफाइन नहीं होता है कौन किसको खाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको लीनियर सिस्टम दिखाया गया था, लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअल लीनियरली, ठीक है। तो ओके, तो इसी तरह माउस है, माउस को तो भाई क्या खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक को भी हाफ खा सकता है, और सीधा माउस को भी हाफ खा सकता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कितना हैज़ार्ड है, इधर लिजार्ड को भी स्नेक खा सकता है, इधर ग्रासहोपर को भी, फ्रॉग को भी स्नेक खा सकता है। तो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक पूरा अनसुलझा सिस्टम आपको बन गया है।
तो यहाँ क्या कोई सिंपलेस्ट तरीका आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो कुछ सिंपलेस्ट नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसी को आपको फूड वेव कहते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे की चीजें आगे क्लास में आपको